नमस्कार दोस्तों, H15 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कार्यक्रम शुरू हो चुका है जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ आज जो कार्यक्रम है, आप लोगों का भरपूर हमें प्यार मिल रहा है और आप जनता की आवाज़ को देख सकते हैं मंडे को ये आता है हमारा शो खास तौर पे, और बुधवार को आता है और शुक्रवार को आता है। ये शाम को 7 बजे आता है। हमारा जो शो चालू हुआ है, इसमें जो मेन होस्ट है वो पूजा चौधरी और मुकेश शाही हैं। आज वो दोनों दूसरे काम में हैं, जिसमें कि हमारे डिबेट में वो आ रहे हैं, शामिल होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से होस्टिंग की आज मैं शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। तो आज का जो मुद्दा है बहुत ही गरमाया हुआ मुद्दा है। जैसे कि हम लोग पहले ऑलरेडी मुद्दे में बात कर चुके हैं नेपाल भारत के ऊपर। नेपाल भारत के बीच में जो युद्ध चल रहा है, बातचीत का युद्ध चल रहा है, राजनीतिक युद्ध चल रहा है, आर्थिक युद्ध चल रहा है, इन सब पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो आज के युद्ध में हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जो कुछ जो है इंडिया के बारे में बात करेंगे, कुछ बात करेंगे नेपाल के बारे में। लेकिन यहाँ कोई पक्षपात की बात नहीं करेगा, यहाँ पर सब अपना मत रखेंगे, क्योंकि ये है एक डिबेट जिसमें कि हम लोग केवल सही के बात में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की जनता की आवाज़ कार्यक्रम। तो कार्यक्रम चालू हो चुका है जनता की आवाज़। हमारे साथ जुड़े हुए हैं 3 मेहमान। जैसे कि आप देख सकते हैं, तीनों मेहमान हमारे साथ इंडिया के पक्ष जो लेंगे उनसे भी हम बात करेंगे, जो हमारे नेपाल के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहले हम मुकेश शाही जी का स्वागत करेंगे हमारे जनता की आवाज़ कार्यक्रम में। मुकेश शाही जी, सबसे पहले आपको जो सवाल पूछने से पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा जनता के लिए। जी नमस्कार। H15 न्यूज़ में सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा, और आप सभी जो जनता की आवाज़ कार्यक्रम सुनते हो उसमें मैं होस्ट करता हूँ। और ये कार्यक्रम आप सभी को पता है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे आ जाता है, 6:30 बजे बुलेटिन के बाद। और जैसे आज हमारे संपादक कह सकते हैं, एडिटर भी कह सकते हैं, आज उनके तीखे सवाल होंगे मेरे पे। यानी ये कोई जातिवाद का विषय नहीं है। यहाँ पे आज हम बात करेंगे यहाँ पे नेपाल और भारत को लेके जो धन संपदा, जो कि ये विषय आज जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, उस बारे में हम बात करेंगे आज पूरे डिबेट में। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं जी। मेरा नाम है संजय पाल। दरअसल मैं बहुत दिनों से ये देख रहा हूँ, न्यूज़ों पे बहुत सारे चैनलों से भी ये दिखाया जा रहा है कि भारत और नेपाल के जो एक तरह से आर्थिक प्रॉब्लम और सेना हमारे देशों में ज़्यादा है और इनके देशों में कम है, इस तरह की बातें। और आर्थिक प्रॉब्लम में देखा जा रहा है कि अभी इस समय नेपाल और भारत के जो बीच की जो माहौल एकदम बहुत इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि इतना गरमाए हुए माहौल है कि वहाँ के बच्चे और जो जनता लोग हैं इंडिया के और नेपाल के, सबके ज़ुबान पे एक ही बात आ रही है कि नेपाल और ये जो भारत का जो झगड़ा चल रहा है नेपाल से, बोलते हैं कि इसमें भारत के लोग जो है भारत वाले इस तरह से हमारे ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिए हैं। और भारत बोलता है कि नहीं, हमारा पहले से ही वहाँ पे। तो ये मुद्दे बहुत एकदम गंभीर बढ़ते जा रहे हैं। इस मसले पे कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ है। और भारतीय लोग बोल रहे हैं कि जैसे हम भारत वाले बोल रहे हैं कि नेपाल को जो प्रोत्साहन कर रहा है वो चाइना है। तो ये बात सत्य है कि वो चाइना नहीं ही नेपाल का सपोर्ट कर रहा है। इसलिए नेपाल इंडिया से थोड़ा सा कटी सी बातें, और जो कि बहुत सालों से भारत और नेपाल का जो संबंध था, रोटी बेटी के यहाँ तक की बोला जाता है कि संबंध है। तो आज इतना रोटी बेटी के जो संबंध भूल कर क्यों ऐसा कटुते पर उतर आई है, क्यों झगड़े के ऊपर उतर आई है, ऐसा क्यों बात को इतना दिन से सुलझाने के सुलझा रहे हैं, लेकिन सुलझ क्यों नहीं रहे। मैं ये बात ये भी रखना चाहूँगा कि अगर आज चाइना अगर नेपाल को सपोर्ट नहीं करता तो पहले क्यों नहीं इस बात के ऊपर बोला कि नहीं, तुम्हारा जो नया नक्शा बना दिया, ये कर दिया। हालांकि यहाँ पे चाइना ने इंडिया ने जब बॉर्डर के इधर रोड बना लिया है, अपने सैनिक के लिए रोड बना रहा है, तो चाइना बोल रहा है, लेकिन चाइना को ही बात को मद्देनज़र रखते हुए नेपाल भी उसका सपोर्ट दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल इन सभी गंभीर विषयों पे हम लोग बात करेंगे आज के कार्यक्रम में। हमारे पास एक और मेहमान जुड़े हुए हैं जी। मेरा नाम ऐश्वर्या यादव है। जो मैं अभी आज इस मुद्दे पे बोलने वाली हूँ कि नेपाल और इंडिया में
जो भी तनाव की स्थिति बनी हुई है इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। लेकिन बात यह है कि हमारे आर्मी चीफ जो है नरावने सर, जो महाराष्ट्र बोला जाता है, उन्होंने भी बोल दिया है कि नेपाल के पीछे चाइना है, इसीलिए नेपाल इतनी हरकतें कर रहा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि अभी अभी नेपाल में सरकार चेंज हुई है, वो इंडिया के साथ नहीं है, वो चाइना के साथ ज़्यादा दिखाई देती है। पहले की जो सरकार थी वो इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करती थी। इवन दो हम लोगों ने अभी अभी कोरोना के जो किट्स थे वो नेपाल को फ्री में भेजे हैं, लेकिन फिर भी जब लेने की बात आई तो फ्री में उन्होंने ले भी लिए सारे कोरोना के किट्स, और फिर बाद में खुद ही बोलते हैं कि काला पानी का एरिया जो है हमारा है, और अपना ही नक्शा दिखा दिया जिसमें इंडिया के कुछ एरियाज अपने हैं ऐसा दिखाया है। तो कितना गलत है कितना सही है, मतलब जब अपना फ़ायदा होता है तो इंडिया से जो भी चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट करते हैं वो लोग, और जब बात आती है कि सपोर्ट करने की तो अपने ही नक्शे में हमारे एरिया दिखाते हैं। ये हमारा जो 370 ये था कलम था, ठीक है, आर्टिकल जो जम्मू कश्मीर का था, जब वो निकाला था तब भी उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया था। तब भी उनके संसद में, उनके पार्लियामेंट में ये बात चल रही थी कि इंडिया में अभी जम्मू कश्मीर का एरिया में जो भी उनका 370 आर्टिकल था वो निकाला है, तो और उनका जो काला पानी का एरिया है वो इंडिया ने अपने नक्शे में दिखाया है, वो हमारा है। तो उसके बारे में और उसके वजह से विवाद उठा है नेपाल और इंडिया में। ये दो देशों में ज़्यादा भी विवाद हो रहा है, और उसके बाद भी, और उनको नेपाल को ये लगता है कि जो भी परियोजनाएं हैं, जो सहायता इंडिया देता है वो अपने वादे पूरे नहीं करता, लेकिन इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है उनको मदद करने की। भले ही हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी छोटी है, इतनी ज़्यादा नहीं है, हम सोचते हैं कि 3 ट्रिलियन की है अभी, और 5 ट्रिलियन 2025 तक हमें करना है। तो फिर भी हम जितना हो सके नेपाल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन नेपाल अभी पूरी तरह से चाइना की तरफ जा रहा है, ये तो पूरी तरह से गलत लगता है इंडियंस को। तो मुझे यही कहना है कि नेपाल को ये समझना चाहिए। और काला पानी का जो एरिया है, हम जो बोलते हैं धन संपदा वगैरह, ये तो काला पानी का एरिया कि कोई भी एविडेंस या फिर कोई भी हिस्ट्री नहीं है कि नेपाल में कभी भी वो एरिया था। ऐसा कभी भी नहीं था। जहाँ से काला पानी का उगम हुआ है, वो स्टार्ट हुई है उस तरफ का, यानी कि जो ईस्ट का एरिया है ये उनका है और वेस्ट का एरिया ये इंडिया का है। तो ये अगर हम लोग उगम सही से देखें तो इंडिया में ही काला पानी का एरिया आता है, ये मुझे बोलना है। बिल्कुल, इन्हीं सही बातों पे भी मैं और आगे विषय में बात करेंगे। सबसे पहले मैं फोकस करना चाहूँगा मुकेश शाही जी के पास। जैसे कि आपने देख ही रहे हैं कि हर चैनल में, हर न्यूज़पेपर पे आप देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा मुद्दा है, जो गरमाया हुआ है, वो ये गरमाया हुआ है कि दोनों देशों में कौन कितना ताकतवर है, किस में कितना सैन्य बल है, किसके पास कितने हथियार हैं। इस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या नज़रिया है? सबसे पहले तो ये खुला सभा जो यहाँ पे चल रहा है H15 न्यूज़, जो कि हमारे क्रू मेंबर पूजा चौधरी, हर्ष गर्ग और मुकेश शाही ने यहाँ पे माहौल सा क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि जो हमारे जो भारतीय पक्ष के जो लोग हैं, दोनों ने अपनी अपनी मत तो यहाँ पे रखा। मैं इनके बात से कतई सहमत नहीं हूँ। बहुत सारे मेरे जो इंडियन मित्र होंगे उन्हें ये बात सोच के काफ़ी यहाँ पे चोट भी लगी होगी। उन सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और जो मेरे जो नेपाली साथी हैं उन्हें भी कहीं कहीं मेरी बात यहाँ पे खटकती होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे दोहरी बात नहीं करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे नेपाली नागरिक होने के नाते मैं केवल नेपाल का भी पक्ष नहीं लेना चाहूँगा। मैं उन सारे मुद्दों को यहाँ पे उठाऊँगा जो कि पिछले बार जो ओली की सरकार बनने से पहले जो प्रचंड की सरकार थी, उनके बारे में भी मैं यहाँ पे ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मास्क निकाल के मैं इसलिए बात करना चाहूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम है। मैं ये आप लोग जो मेरे भारतीय जो मित्र हैं, संजय, ऐश्वर्या जी, उनको मैं ये बताना चाहूँगा, और साथ ही साथ जो हमारे दर्शक उनको भी ये बताना चाहूँगा, क्लेरिफाई करना चाहूँगा। चाइना का मुद्दा, नेपाल का मुद्दा, चाइना का मुद्दा, आखिरकार ये चाइना ये कि चाइना का वर्ड आया कहाँ से? सबसे पहला तो ये सोचने के अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो भारतीय पक्ष के लोग का कहना ये है कि नेपाल अगर खुद से निर्णय लेता है तो चाइना का हाथ है। अगर नेपाल ने कहीं विकास की ओर राह बढ़ा दिया तो चाइना का हाथ है। तो क्या केवल चाइना ही नेपाल को मदद करता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपसे ये जानना है, क्या किसी देश को अपना किसी हक लेने का कोई अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है। अगर कोई देश अगर गरीब है तो केवल वहाँ का सरकार गरीब है, ना कि कोई जनता। आप सभी को पता है कि भारत जैसा देश एक विकास देश नहीं कहा जाता, विकसनशील देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो पॉवर्टी है काफ़ी ज़्यादा हम मानते हैं, क्योंकि मैं भारत में 25 साल से रहता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने शिक्षा भी यहाँ पे ग्रहण किया है। केवल मैं भारत का यहाँ पे द्विपक्ष नहीं करना चाहूँगा।
भारत ने हम नेपालियों को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ हमने भारत से ग्रहण भी किया, लेकिन जो आज के युवा वर्ग और जो भारतीय समाज के लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो मानसिकता बनी हुई है कि नेपाल अगर कुछ करने जा रहा है तो उसके पीछे चीन का साजिश है। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर 2007 में प्रचंड की जो सरकार बनी थी उसमें सबसे ज़्यादा माओवादियों का आतंक था, क्या आप तभी कहोगे इसके पीछे भी चीन था? जी हाँ, तब चीन का हाथ इसलिए था क्योंकि आतंकवादी जो संगठन होता है, क्योंकि माओवादी को जो संगठन होता है उन्होंने देश बनाने के लिए उन्होंने जो विकल्प किया था, लेकिन देश बना नहीं, देश बिगड़ा है। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोगों में जो मानसिकता जो फैल गई है कि चीन का सपोर्ट करना। लेकिन अब यहाँ पे जो ओली की सरकार का काम जो उनके नेतृत्व में जो हो रहा है, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि वो चीन का ही साजिश है? मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ड्रैगन इन्होंने नेपाल में रेल लाइन बिछा दी है, ठीक है, ये हम मानते हैं क्योंकि वो विकासशील देश है, विकास नहीं है, विकसित नहीं है, हम भी मानते हैं क्योंकि छोटा सा देश है लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से काफ़ी ज़्यादा है। ये आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा यहाँ पे कि भारत में जो पानी आता है, आपको पता है? जी हाँ, वो नेपाल से आता है पानी, ठीक है। अगर आप इतिहास पलट के देख लो, उसमें देखो कि जो नेपाल से आने वाला पानी है, भारत के अलग अलग राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार से जितने भी पानी आते हैं नेपाल से आते हैं। भारत की ओर से बहुत सारे लोग कहते हैं आपकी बांध बंद कर दी जाए, आपके बांध अगर बंद कर दी जाए तो हमारे यहाँ पे बाढ़ नहीं आता। खुद मानने को रेडी है कि हमारे बांध के वजह से उनके यहाँ पे बाढ़ आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि केवल भारत ही मदद नहीं करता। जैसे हमारे डिबेट में मित्र ने कहा कि कोरोना किट वहाँ पे भेज दिया गया है, बहुत सारे भारत जब तक मदद करता है तब तक नेपाल एक्सेप्ट करता है। ये एक तरफा बात है। नेपाल भी भारत को मदद करता है लेकिन ये किसी के नज़र में नहीं आता। बिजली, जिसके वजह से कल कारखाने, उद्योग, व्यापार चलते हैं, बिजली वो भी भारत नेपाल से ही खरीदता है क्योंकि भारत में पानी का स्रोत इतना ज़्यादा है ताकि वहाँ से बिजली उत्पन्न हो सके और वहाँ से ही भारत नेपाल से बिजली खरीदता है। अगर आपको नहीं यकीन हो तो नेपाल भारत सीमा में जाके वहाँ पे जलवायु नेपाल से वहाँ पे प्रवाह हो रहा है, उसकी जो सीमा है वो सब सारा डिटेल्स आपको विवरण आप नेपाल और भारत की सीमा में जाके पढ़ सकते हो। क्योंकि आप अगर सोचोगे कि ये आपके लिए कोई नया विषय है तो ये कतई ही नया विषय नहीं है। आप गूगल भी करो, वहाँ पे भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। अब रही बात यहाँ पे, जैसा हर्ष जी ने कहा कि चाइना और नेपाल को लेकर धन संपदा की बात की जा रही है, तो क्या कभी भारत ने बड़े बड़े देशों के साथ कभी कंपेयर किया है? क्यों नेपाल के पीछे पड़े हुए हैं? अगर नेपाल अपनी कोई जिम्मेदारी उठाना चाहता है, क्यों उसे चाइना का साजिश लेते हैं? और मैं आपको एक बात और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया हुआ था, केवल भारत ने ही मदद नहीं की थी, दुनिया के 92 देशों ने मदद की थी। हाँ, ये बात सही है कि भारत के जो NDRF की टीम है वो काफ़ी जल्दी पहुँचे थे, लेकिन हम ये भी छुपा नहीं सकते कि चाइना ने, बांग्लादेश ने, पाकिस्तान ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मदद किया। तो केवल चाइना का ही मुद्दा क्यों? और जो ओली सरकार ने जो अपने संसद में जो नेपाली नक्शा को पास किया है वो कोई यूं ही नहीं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। और ना नेपाल कोई आंख दिखा रहा है अपने बड़े भाई को, क्योंकि संजय जी ने जैसा कहा कि नेपाल और भारत का जो रिश्ता है वो चेली बेटी का रिश्ता है, ये बिल्कुल सही है। क्या कभी आपने सोचा है कि जितने नेपाली लोग भारत में हैं उतने ही भारतीय समुदाय के लोग नेपाल में हैं? हम न जाने सोशल मीडिया में कमेंट्स में देख लेते हैं कि नेपाल को बैक ऑफ कर दो, नेपाली लोगों को यहाँ से निकाल दो, ठीक है। अगर कभी आपने सोचा है अगर गोरखा रेजिमेंट अगर भारत से जाता है वो सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने भारत से भी प्यार उतना ही है। लेकिन जो राजनीति की रोटी जो गरमा रहे हैं उसी के बीच में जो जनता के जो मानसिकता जो इतनी खराब हो चुकी है, आप उसे समझो। जो ये डिबेट करने का उद्देश्य है कि हम केवल किताबें पढ़कर, गूगल पढ़कर, ना एनालाइज कर किसी तथ्य की ओर नहीं जा सकते। आपको ये भी मैं एक जानकारी देना चाहूँगा, मोदी की सरकार थी और वहाँ पे अघोषित नाकाबंदी कर दिया गया था नेपाल में। आपको पता है 2 साल से लेकर 10 साल के बच्चे भूखमरी के शिकार हुए थे। क्यों? क्योंकि उनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे थे, उनके घर में राशन पानी नहीं आया हुआ था। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? नेपाली दर्शक नीचे कमेंट करके बताइए। और भारतीय जो समुदाय के जो लोग हैं उनसे मेरा एक सवाल है आपसे, अघोषित नाकाबंदी पूरे देश में कोई नहीं कर सकता, लेकिन नेपाल को भारत ने किया है अघोषित नाकाबंदी। आपको पता है
अरबों का नुकसान हुआ है, अरबों का नुकसान। और उस समय में एक छोटे से इंसिडेंट बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे 2 मेहमानों को भी हम मौका देंगे बोलने का। जब मैं काठमांडू गया हुआ था तब हम अब घर के परिजनों से काफ़ी दूर थे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि भारत हमारा पड़ोसी मित्र अघोषित नेपाल में नाकाबंदी लगाएगा। ये मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था, लेकिन अचानक अघोषित नाकाबंदी कर दिया गया नेपाल और भारत के बीच में। नेपाली पक्ष के लोग नेपाल में रह गए, भारत के पक्ष लोग भारत में रह गए। लेकिन जब मैंने ये पाया कि चलो ठीक है, अघोषित नाकाबंदी है, 1 दिन में खुल जाएगा, 2 दिन में खुल जाएगा, 3 महीने लग गए ये नाकाबंदी खुलने के लिए। इसका पीछे का साजिश कौन है? क्या तब भी चाइना आया था अघोषित नाकाबंदी करने? क्यों फिर मोदी सरकार का यहाँ पे नारा लगाया जाता कि मोदी सरकार के वजह से ये अघोषित नाकाबंदी किया गया? क्यों ये कहा गया था? जी, इसका भी हमें सवाल किया जवाब। जी, मैं कैमरा संजय जी की तरफ आना चाहूँगा। जो भी अभी मुकेश जी ने बोला इसके बारे में आपका क्या कहना है, कि कहाँ तक सहमत है? क्योंकि उन्होंने ऐसे कि बोला कि अघोषित नाकाबंदी के लिए मोदी सरकार पूरी जिम्मेदार है, और नेपालियों में जो द्वेष पैदा हो रहा है उसमें पूरी जो जिम्मेदारी है वो भारत की सरकार की रही है। जी, हाँ, मैं हालांकि ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हालांकि उस समय की जो बात थी, इन्होंने 2015 के आसपास का, 2015 में 2015 जब प्राकृतिक आपदा आई थी, तब इन्होंने तब का मुद्दा उठाए थे। मैंने हालांकि तब का इन्होंने जो बोले हैं, मैं इस मतलब पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया से जो भी लोग हमारे इंडिया में जितने भी अगर नेपाली भाई लोग यहाँ पे आके अपना काम अगर करते हैं, अपना टैलेंट के ऊपर अगर रहते हैं, जीते खाते हैं, अगर ये जो आपदा आ चुकी है कोरोना वायरस की, अगर यहाँ से लोग अगर पलायन अपने माइग्रेशन अपने गांव में या विलेजेस कहीं भी जा रहे हैं, अपने देशों में जा रहे हैं, तो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं डायरेक्ट कि ये इंडिया ने मतलब कोरोना वायरस का सबसे बड़ा हाथ है कि हमारे देश में भेजा है, ये सबसे बड़ी हाथ है। तो ये मैं एक बड़ा ये मतलब मुद्दा ये है कि सारी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि चाइना से ही ये कोरोना वायरस की उत्पन्न हुई है और वहाँ से हुई है। तो फिर डायरेक्टली मतलब ये नेपाल क्यों बोलते हैं कि डायरेक्ट ये चाइना से क्यों आया? मैं यहाँ पे एक सवाल उठाना चाहूँगा हर जी, कैमरा यहाँ पे पैनिक कीजिए। जी, आपको मौका दिया जाएगा मुकेश जी। जी मुकेश जी, आपको मौका दिया जाएगा। एक सवाल उठाना चाहेंगे। नहीं, मैं इस बात में सहमत नहीं हूँ, मैं इस बात में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि नहीं, मैं बिल्कुल इस बात में सहमत नहीं हूँ, मैं इस बात में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। यहाँ पे इस बात में मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुकेश जी, आपको मौका दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ओली सरकार ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये यहाँ पे जो कोरोना वायरस को लेकर जो बात की गई थी वो केवल चाइना और भारत के द्वारा फैलाया गया था। ये किसी एक आम नागरिक के द्वारा कहा गया था कि क्योंकि आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया की सारी बातें सच नहीं होती है, क्योंकि वायरल मैसेज को आप जितने फॉरवर्ड करोगे उतने ही फॉरवर्ड होंगे। कि मुझे आप स्टेटमेंट देके बताइए, नहीं, मुझे आप स्टेटमेंट देके बताइए कि वहाँ के लोगों ने ये बात कही है, आप मुझे स्टेटमेंट देके बताइए, तब हम मानेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली सोशल मीडिया के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। नेपाल के विदेश मंत्री ने ऐसा बोला था कि ये चाइना का कोरोना वायरस जितना नेपाल को घातक नहीं है, उससे कई ज़्यादा इंडिया का कोरोना वायरस घातक है। ये स्टेटमेंट खुद उनके विदेश मंत्री का था, तो ये हम लोग ऑफिशियली मान सकते हैं कि नेपाल के ही प्रधानमंत्री ने भी और ये विदेश मंत्री ने भी बोला था। दूसरी बात यह है कि मुकेश जी ने जैसे बोला कि पानी जो हमारे नेपाल से इंडिया में आता है, पहली बात कि जितना भी परियोजना वहाँ पे बनाई है, ये बॉर्डर पे नेपाल और इंडिया के बॉर्डर में जो परियोजना बनाई है वो खुद इंडिया ने बनाई है। भले ही वहाँ से एक नदी वहाँ से एक रिवर बहती है, लेकिन उसके ऊपर की परियोजना इंडिया ने खुद अपने पूरे के पूरे पैसे 100% पैसे इंडिया ने दिए हैं, तो उसका लाभ उठाना इंडिया की जिम्मेदारी है और इंडिया को उठाना ही चाहिए, उसका हक है वो। दूसरी बात, तीसरी बात, जैसे इन्होंने बोला कि वहाँ पे कि अघोषित नाकाबंदी कर दी गई थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप जानते होंगे तो नेपाल का संविधान है ये बहुत पुराना नहीं है। हमारा तो 1950 का है, लेकिन नेपाल का संविधान 2015 का है। खुद ही वहाँ पे संसद, उनकी पार्लियामेंट, उनका संविधान खुद बना नहीं है, खुद वो स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे अघोषित जो
बंदी है वो इंडिया कहाँ से करने जाएगा। खुद वहाँ के पार्लियामेंट स्टेबल नहीं है, खुद वहाँ की सरकार स्टेबल नहीं है, खुद वो स्टेबल नहीं है, तो खुद ही वो अपने आप में भूखमरी के शिकार है। तो हम क्या करेंगे, इंडिया वाले क्या करेंगे? उसमें नेपाल ही खुद जिम्मेदार है, इंडिया कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल नहीं। यहाँ पे भूखमरी की यदि बात की जाए तो केवल नेपाल एकमात्र ऐसा देश नहीं है कि वहाँ पे भूखमरी की बात की जाए। तो आपको याद होगा गरीब देश है, लेकिन जो भारतीय पक्ष के लोग भी यदि नेपाल में गए हैं तो उन्हें भी वहाँ के जो आमदनी के बारे में भी मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप जैसे बाइक हो या गाड़ी हो, मैं किसी कंपनी का नाम यहाँ पे उछालना नहीं चाहूँगा, 60,000 की जो गाड़ी होती है यहाँ पे, वहाँ के लोग 2 से लेकर 2.5 लाख तक परचेज कर लेते हैं। अगर ये सच बात है, सही पुख्ता है, भारतीय पक्ष के लोगों को भी ये बोलना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा, 2.5 लाख रुपया कर देते हैं वो। तो 2.5 लाख रुपया एक आम नागरिक के पास कहाँ से आया? और आप वहाँ पे जाइए, वहाँ की सरकार गरीब है, लोगों का पक्ष जानिए, वहाँ की सरकार गरीब है, ना कि वहाँ की जनता गरीब है। और आपको मैं ये भी एक बात बताना चाहूँगा कि अगर मास्क की बात की जाए, क्योंकि कोरोना वायरस का महाकाल चल रहा है, और यही मास्क अगर हम मुंबई जैसे शहर में पहनते हैं कोरोना वायरस से पहले, तो क्या कहते हैं लोग, इसे कोई बीमारी है, इसे कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। लेकिन वहाँ की जो लोग इतनी शिक्षित है, ये तो वायरस अभी आया है मार्च से, दिसंबर से इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन नेपाल में स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर लोग रहते हैं। ये मास्क वहाँ के लोग आम जन टाइम में भी वहाँ पे पहनते हैं। लेकिन अगर ये मास्क, अगर हम भारत इतनी शिक्षित है, हम मानते हैं, ये हमने यहाँ पे भी एजुकेशन लिया है, लेकिन ये मास्क को आम समय में पहने तो कहेंगे कि इसे कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी, इसे मास्क पहना है। आज ये मास्क का उत्पन्न हुआ, लेकिन यह मुद्दा यहाँ पे ये मास्क को लेकर नहीं है, और मुद्दा कोई भुखमरी को लेकर नहीं है। क्योंकि आज वहाँ आप जाओगे नेपाल में, जो हमारे जो भारतीय लोग जो इस वक्त ये शो देख रहे हैं, जो नेपाल में जाके आए हैं, आपको एक भी नेपाली भिखारी नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपने सही सुना। अगर आपको कोई नेपाली भिखारी मिलता है तो मेरा नंबर लिख लीजिए, कमेंट में, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरा नंबर दे दूंगा, और मुझसे डिबेट कीजिए, और मैं आपको पुख्ता जानकारी दे सकता हूँ कि वहाँ पे नेपाल में एक भी लोग, नेपाली लोग भिखारी नहीं है। अगर आप देख सकते हो पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि भोलेनाथ का वक्त पवित्र मंदिर है, पूरे देश में पवित्र मंदिर जिसे माना जाता है पशुपतिनाथ मंदिर को, मैं यहाँ पे मुझे अगर मेरे मुंह से कोई अपशब्द निकल रहे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन यह भिखारी शब्द इसलिए मुझे यहाँ पे उच्चारण करना पड़ रहा है क्योंकि भूखमरी जैसा शब्द नेपाल में है ही नहीं। क्योंकि वहाँ पे आदिवासियों के लिए भी, वहाँ के लोगों ने जो जिसे कहा जा सकता है, जो आदिवासी लोगों के लिए भी ज़मीन उनके लिए छोड़ा गया है, उनके लिए भी बहुत सारे सरकारी मुआवजा दिया गया है। लेकिन जो आज के युवा मेरे भाई है, और मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि एक शक्ति होकर जो भारत और नेपाल के बीच में जो तनाव है उससे लड़ के इसे मिटाना होगा। क्योंकि नेपाल और भारत में जो है रोटी बेटी का रिश्ता है, ना कि ये कोई अभी चलता आ रहा है, ये सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन जब एकजुट होंगे तो ही विकास ये देश हो सकता है, अदरवाइज तो ये इसका कोई हल नहीं है। और जो राजनीतिक जो दल जो अपनी रोटी सेक रहे हैं उसे यहाँ पे बंद करना चाहिए। और जैसे हमारे मित्र ने कहा डिबेट के दौरान कि संविधान वहाँ का अभी बना हुआ, इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो शिक्षित जनता है, जो वहाँ के जो लोग हैं वो शिक्षित है, वो लेकिन मजबूर है, बेबस है, क्योंकि जिन्होंने कुर्सी में उन्होंने देखा है वो कुर्सी के लोग किसी ने उन्हें बिठाया है, जनता ने बिठाया है। लेकिन वो जो नेता है उन्हें अपनी काम नहीं करना है, जिसकी वजह से ये द्वेष उभर रहा है। लेकिन मैं आप सभी भारतीय पक्ष को बोलना चाहूँगा, नेपाल में जाइए, वहाँ पे अगर आपको गरीब दिखे तो मैं यहाँ हूँ, और H15 न्यूज़ में कमेंट कीजिए। मैं इस बात पे ये कहना चाहती हूँ कि नेपाल के खुद साउथ के भाग जो है वो पूरी तरह से गरीब है, क्योंकि उनको पार्लियामेंट में भी पूरी तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। जैसे ये बोलते हैं कि वहाँ पे कोई गरीब नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो उनकी सीमा है नेपाल की यूपी के साथ लगी है, बिहार के साथ जो लगी हुई है, वो पूरी तरह से गरीब है, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, उनके हक मारे जाते हैं वहाँ पे। और अगर ये बोलते हैं हम लोग कि वहाँ पे सरकार की गलती है, तो हाँ, उनकी सरकार की बिल्कुल गलती है, क्योंकि 2015 के बाद जब से वो आए हैं, भारत और नेपाल में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ता जा रहा है। अगर हमें ये मिटाना होगा तो खुद दो जो सरकार है इंडिया की और नेपाल की, उनको ही एक साथ बैठ के ये बात सुलझानी होगी, वरना एक दूसरे के खिलाफ चाइना की वजह से बोल के ये बात बढ़ती ही जाएगी। तो इसको ये करने के लिए खुद उनकी सरकार को जो ऐसे स्टेटमेंट जारी करते हैं कि चाइना के कोरोना की वजह से जितना हानि नहीं होता उतना इंडिया के कोरोना की वजह से होता है, वो सब स्टेटमेंट पहले तो उनको बंद करने होंगे। और दूसरी बात, अपना जो नक्शा है, इंडिया का नक्शा और इसका
नेपाल का नक्शा, उसके वजह से जो भी डिबेट हुए हैं वो पहले खुद हिस्ट्री देखे कि काला पानी सच्ची में किसमें आता है, इसके बीच में जो भी डिबेट है वो पहले सुलझाए और ब्रिटिशों ने जाते वक्त जो भी लाइन खींची है उसको ठीक से देखे। हाँ, वो भी ब्रिटिशों की गलती मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि उन्होंने बैठ के पूरे कुर्सी पे बैठ के वो अपने हाथ से नक्शा खींचा था ना, वहाँ पे जाके देखा था उन्होंने कि क्या स्थिति है। अगर आप मैप पे ऐसा एक बड़ी सी लाइन खींचोगे तो इतनी मोटी लाइन वो मैप पे कहाँ पे है वो पता नहीं चलता है। तो ये बात ब्रिटिशों की है, वो पहले समझे, ना कि इंडिया के लोगों की है वो समझे, क्योंकि नेपाल वो समझता है कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हम गरीब है, तो ऐसा नहीं है। इंडिया उनके साथ ही ये बात समझे और उनके खिलाफ ना होए और ये सोचे कि हम एक साथ हैं, और फिर ये सोचे कि ब्रिटिशों की गलती हम कैसे सुधारें, इसके बजाय कि हम लोग एक दूसरे के साथ लड़ें। जी, ये बता यहाँ पर ये संजय जी की तरफ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी मुकेश जी ने कई सारी बातों पर अपना पक्ष रखा, नेपाल के पक्ष में भी बोले काफ़ी सारा, और कई सारी बातों ने नेपाल के पक्ष में बोली, भारत के बारे में बोली। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, एक्चुअली कि मैं ये बात से सहमत हूँ, इन्होंने ये बात रखी कि एक भी नेपाली गरीब नहीं है, एक भी नेपाली बिल्कुल भी गरीबी का शिकार नहीं है। तो जो देश बिल्कुल गरीब नहीं है तो उसके नागरिक क्यों दूसरे देशों में जाते हैं कमाने के लिए? मैं ये बात से अगर एक्चुअली सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर पाँचों उंगली बराबर नहीं है तो कोई भी देश में गरीब न हो, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। यहाँ तक कि मैं आपको सबसे टॉपर्स अगर देश का नाम बताऊँ तो अमेरिका भी पाँचों उंगली का देश, मतलब एक जैसा नहीं है। तो अमेरिका भी कोई अगर अपर लेवल का वहाँ पे रिचेस्ट पर्सन है तो वहाँ से कोई लो लेवल के भी पर्सन है। तो ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए वहाँ पे भी अच्छे, मतलब उनकी सोच अच्छी हो सकती है, उनकी बिहेवियर अच्छी हो सकती है, उनका रहन सहन अच्छी हो सकती है, लेकिन ये बोले कि वो गरीब नहीं है तो ये मैं नहीं सहमत हूँ। जी, शिक्षा के मामले में भी नेपाल भारत से कई गुना पीछे है। और अगर बात की जाए सैन्य बल की बात करें तो केवल 95,000 सैनिक पूरे नेपाल में हैं, और जबकि भारत में 13 लाख से ज़्यादा सैनिक हैं। तो ऐसे में जो मुकेश जी बोल रहे हैं कि ताकत, और उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ताकत के मामले में अगर देखो तो उनको 5% हमारे सैनिक के बराबर 5% कुछ आसपास है। फिर भी अगर हम इस मुद्दे पर अगर हम सरकार से ये चाहेंगे, क्योंकि हमारा पहले से अगर ये संबंध है तो इस तरह से संबंध अगर रहे तो ही अच्छा है, और नहीं तो फिर इससे अगर हमारा सैन्य बल अगर शक्ति किसी को दिखाना पड़े तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा, ये पूरे भारतीय और नेपाली भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ये बहुत अनहोनी से भी बेकार हो सकता है। क्योंकि जो ऐसा अपना एक ऐसा देश है कि जो बोलते हैं ना बिना वीज़ा का आ जा सकते हैं। नेपाल और भारत एक ऐसा देश है कि बिना वीज़ा का आ जा सकते हैं, सिर्फ बॉर्डर ही क्रॉस करना है, न कि वीज़ा दिखानी है न कुछ दिखानी है। ये ऐसा एक उनकी बोलते हैं ना रिश्तेदारी या फिर उनकी एक ऐसी सहमति, ऐसा एक ही दो देश है, वो नेपाल और भारत। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर ऐसे ही चलता रहा कि मतलब बोलते हैं ना रोटी बेटी के संबंध या मित्रता, या फिर भारत और नेपाल की एक ऐसी संधि कि जो विशाल बन जाए, अगर ऐसी होनी चाहिए तो फिर जितनी भी डिबेट हो रही है इस डिबेट में परिवर्तन लाना चाहिए। और दूसरी बात की जो नक्शे की बात है, नक्शे में अगर हमारे देश और सामने वाला नेपाल का देश, और ये दोनों सरकार बैठ के अगर बात करते हैं, इसके ऊपर सुलझा देते हैं, तो यही मतलब एक दूसरे को भलाई हो सकती, दोनों देशों में भलाई हो सकती है। अदरवाइज़ तो बोलते हैं ना कि घाव अगर लग गया तो इसको खुरते जाए तो वो बढ़ते जाता है, न कि वो सूखेगा। तो हालांकि ये न होना चाहिए, क्योंकि इसमें आम जनता पीसी जाएगी। तो इस बात को सरकार समझे तो बेटर है जी। और मैं ये कहना चाहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं, समझदारी नहीं। मुकेश जी, यहाँ पर मेरा आपके लिए एक सवाल रहेगा। जैसे कि आपने बोला कि गरीबी बिल्कुल भी नाम मात्र को है, आपने एक भिखारी शब्द का भी यूज़ किया, और आपने साथ ही साथ दूसरा बयान दिया कि एक बाइक 60,000 की बाइक 2.5 लाख में ख़रीदनी पड़ती है नेपाल में। तो जब नेपाल जैसे देश में एक 60,000 की बाइक 2.5 लाख में ख़रीदनी पड़ रही है, और आप बोल रहे हैं शिक्षा के मामले में भी तेज़ है नेपाल, और हर रूप से तेज़ है नेपाल, तो एक खुद की बाइक क्यों नहीं बना पा रहा है नेपाल अपने ही देश में? क्यों अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बात तो आप लोग ने ये गरीब शब्द को ही कुछ अलग ही वे में जी आपके द्वारा यूज़ किया गया बड़ा भिखारी जी। मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहूँगा इस डिबेट को। मैं अभी हमारे पास समय भी कम है,
तो शॉर्ट में मैं बात करना चाहूँगा। गरीब शब्द का अर्थ केवल खाना खाना नहीं होता। गरीब शब्द का अर्थ होता है मिडिल क्लास फैमिली। मुझे इस बात का इसमें इसलिए हंसी आ रहा है कि जो गरीब शब्द जो मैंने जो इस्तेमाल किया, केवल ये भुखमरी को लेकर मैंने बात नहीं किया। गरीब शब्द का अर्थ ये होता है कि मिडिल क्लास फैमिली तो हर कोई होता है। जिस प्रकार से भुखमरी की ऐश्वर्या जी ने बात किया, जैसे हमारे परम मित्र संजय ने यहाँ पे बात किया कि अमेरिका जैसे देश में भी गरीबी है। तो गरीबी का अर्थ केवल ये नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास आर्थिक नहीं है। गरीब का मतलब ये नहीं, मैंने गरीब शब्द इसलिए मैंने यूज़ किया है क्योंकि वहाँ के लोग, अगर जो किसान भाई बंधु भी हैं, तो वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, ना किसी के चौखट में जाके भीख मांगते हैं। जिस देश के लोग किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, वो देश क्यों चीन के सामने हाथ फैला रहा है? ये आपको लगता होगा चीन के सामने हाथ फैला रहा है। आपने कहाँ ऐसा पढ़ लिया कि चीन के साथ हाथ फैला रहा है करके? मुकेश जी, थोड़ी देर पहले ही आप बातें कर रहे थे और आपकी बातों में साफ साफ झलक रहा था कि आप तो एक एजुकेटेड हैं, पर कहीं ना कहीं नेपाल, मतलब आपकी बातों से ही झलक रहा, और पूरी बातें यहाँ पे पता चल रही हैं कि आप लोगों का झुकाव चीन की तरफ है, पर आप एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आप अभी तक आपने जितनी भी बातें की और हमने सुना है, आप यही बोल रहे हैं कि अगर कोई दूसरा देश अगर नेपाल की मदद कर रहा है और नेपाल उसकी मदद ले रहा है, खुद से स्टेबल होना चाहता है, अपना विकास करना चाहता है, तो भारत को इतना बुरा क्यों लग रहा है? तो मतलब जब माँ बाप के सामने कोई दिक्कत आए या कुछ भी, या फिर हमें पड़ोसी अच्छा लगने लग जाए, तो ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, वो अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने माँ बाप को खंजर मारेंगे और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको हथियाने की कोशिश करेंगे। और इसके बारे में मुकेश जी ने ये बताया कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, तो जो बॉर्डर, नीचे के बॉर्डर के लोग हैं नेपाल में, साउथ में रहते हैं, वही क्यों अपने हक के लिए अभी चिल्ला रहे हैं? क्यों उन्हें हक नहीं मिल रहा? क्यों उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता पार्लियामेंट में? क्यों उनको उनकी बातें, उनके हक नहीं मिलते हैं? जी, जवाब दीजिए। जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि सबसे पहले जो मधेसी जो लोग हैं, वो अपने आप को नेपाली नहीं मानते। वो अपने आप को नेपाल में रहने के बावजूद भी, नेपाली नागरिक होने के बावजूद भी मधेसी लोग अपने आप को भारतीय ही मानते हैं। और जब वहाँ पे नेपाल की जो सरकार होती है, जो नेपाली का जो पक्ष लेना होता है, तब मधेसी लोग का कहना ये होता है कि हम भारतीय के पक्ष में जाएंगे। और यहाँ पे मैं एक नाम मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ, लेकिन उन नेताओं के नाम मैं अभी यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा। जो मधेसी का कहना ये होता है कि जातिवाद को लेकर मैं भी खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं भी जातिवाद नहीं मानता, क्योंकि मेरे लिए भी समाज में सब इक्वल है। मैं भी किसी को ठाकुर, गरीब, जो चमार जैसे शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, मैं भी ये नहीं मानता। लेकिन जो मधेसी का जो मुद्दा इन्होंने उठाया है यहाँ पे कि उन्हें पार्लियामेंट में भी क्यों दर्जा नहीं दी जाती, उन्हें नेपाली सरकार की ओर से भी उन्हें क्यों दर्जा नहीं दी जाती, इस बात को मैं यहाँ पे खुलासा भी करना चाहूँगा। क्योंकि मधेसी लोग ये नहीं चाहते कि हम नेपाल के नागरिक तो है, लेकिन वो पक्षपात करते हैं भारतीयों का। नेपाल, जैसे कि आपकी ही गोदी मीडिया, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी ही गोदी मीडिया कहती है कि खाते भारत का है, गाते चीन का है। ये कहाँ से आया है शब्द? वैसे ही अगर हमें भारतीय पे यह लागू कर दिया जाए, खाते नेपाल के हो मधेसी लोग और गाते भारत का है, तो आप सोचिए, अपने आप में एक सवाल होता है। तो जैसा पूजा का मैं उत्तर यहाँ पे देना चाहूँगा कि जैसा उन्होंने कहा कि अब उन्हें पड़ोसी देश इतना ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है, चाइना। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि भारत पड़ोसी देश नहीं है, बस यहाँ पे जो कल्चर है, जो यहाँ की संस्कृति है, सब इक्वल है। और जब बॉर्डर है, पूरा खुला बॉर्डर है, भारत के लोग भी आसानी से नेपाल में आ सकते हैं, नेपाल के लोग भी बड़ी आसानी से भारत में जा सकते हैं, ना कोई वीज़ा लगता है, ना कुछ लगता है। इस बात से हम भी सहमत हैं। तो क्या केवल ये एकमात्र है जरिया? क्या केवल भारत के एकमात्र नेपाली लोग ही केवल भारत में प्रवेश करते हैं? आप मुझे जवाब दीजिए। हर्ष जी, आप मुझे सवाल पूछ रहे हो, क्या भारतीय पक्ष के लोग नेपाल नहीं जाते हैं? बिल्कुल, भारत के जो लोग हैं नेपाल जाते हैं, नेपाल के लोग भारत जाते हैं। लेकिन मुकेश जी, आपको बताऊंगा, भारत की संधि में ये लिखा गया था कि दोनों देश के नागरिकों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे, जबकि भारत में सारे अधिकार दिए गए। केवल IAS IPS आप नहीं बन सकते बतौर नेपाली, लेकिन सारे चीज़ों में आप बन सकते हैं, कुछ भी अधिकार, बड़ी से बड़ी पोस्ट आपको मिल जाती है। लेकिन वही भारतीय लोगों को, भारतीय नागरिकों को नेपाल में इस प्रकार कोई भी अधिकार नहीं है। केवल नॉर्मल
सर्विस और जॉब के अलावा, उसके बारे में बताइए आप। आपको कैसे पता कि भारतीय पक्ष को नेपाल में जॉब नहीं मिल आप बिल्कुल अपना जो संविधान है नेपाल का वो ठीक से पढ़िए और आपके आर्टिकल्स पढ़िए, उसमें सीधा उन्होंने ये लिखा हुआ है कि भारतीयों को यहाँ पर सरकारी नौकरी वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं है जो भारतीय नागरिकता लिया हुआ, जबकि नेपाली नागरिक को सारे अधिकार भारत में दिए गए हैं। और जो नेपाली बोलते हैं उनको ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं, जो हिंदी बोलते हैं उनको कम अधिकार दिए जाते हैं। जैसे कि इन्होंने खुद ही उनको मधेसी कह दिया, तो मतलब इनका मतलब है कि मधेसी लोग अलग होते हैं और नेपाली लोग अलग होते हैं। लेकिन वो ये हम नहीं कहते, ये मधेसी कहते हैं। नहीं, ऐसा वो नहीं नेपाली पक्ष के लोग नहीं कहते। फिर मधेसी क्यों नहीं कहा जाता? वो खुद नेपाली खुद को कहते हैं और ऊपर से अपना नक्शे में भी तो उनका एरिया दिखाते हैं, तो उनको क्यों अलग से इंडिया का बोला जाता है? उनको मधेसी बोलो ही मत, आप नेपाली बोलो। हिंदी और नेपाली भाषा सेम समझो। हम हमारे यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं तभी भी नेपाली का ऑप्शन आता है, मतलब हम नेपाली को भी हमारे यूपीएससी में भी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जो इंडियन लेवल की इंडिया लेवल की जो पोजीशन है वो उसमें भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं नेपाल को, तो हम लोग उनको अलग कैसे माने? हम भाई बोलते हैं कि एक बाप बेटे का रिश्ता है, तो हम अलग मानते ही नहीं है। तो आप उनको मधेसियों को अलग क्यों मानते हो और नेपाली को अलग क्यों मानते हो? और अगर हम लोग देखें हमारे इधर नक्सलवादी लोग बोलते हैं। मैं इन दोनों बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जैसे ऐश्वर्या जी ने यहाँ पे बता रहे हैं और हमारे संजय जी यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे केवल मधेसी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और मधेसियों की पक्षपात करना चाहिए। तो मुझे आप ऐश्वर्या जी से मैं ये भी जानूंगा कि मधेसी का जो मुद्दा है, पहली बात उन्हें तो कुछ पता नहीं है, तो नक्सलवादी का इस्तेमाल करें। नक्सलवादी का मतलब क्या मधेसी होता है? ये तो फिर आंदोलन करने वाली बात यहाँ पे हो गई। अगर मधेसी लोग अगर ये कार्यक्रम को देख रहे हैं तो नक्सलवादी के साथ कनेक्शन आपके भारतीय पक्ष के लोग जोड़ रहे हैं, हम नहीं जोड़ रहे। तो यहाँ पे मैं ये बात बताना चाहूँगा, मधेसी का मुद्दा काफ़ी अलग मुद्दा है। जिसे नहीं पता वो ना बोले इस मुद्दे पे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको डीपली समझाता हूँ। जो मधेसी का मुद्दा यहाँ पे है वो नेपाल के ही लोग हैं, नेपाली ही नागरिकता उन्हें प्राप्त है, लेकिन जो उनका नेता है वो क्योंकि यूपी बॉर्डर से लगे हुए हैं, बिहार से सटे हुए हैं, यानी कि जो उनका जो बॉर्डर है भारत से जो सटे हुए हैं, वो उनका भारत में आना जाना हर दिन की तरह उनका लगा रहता है, क्योंकि वो बॉर्डर सीमा में रहते हैं। क्या इसका कहने का मतलब ये है कि वो क्या भारतीय हो चुके हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें नेपाली नागरिकता प्राप्त है, लेकिन वो तन और मन से केवल भारतीय पक्ष का साथ देते हैं और भारतीय ही कहलाते हैं अपने आप को। ये मुद्दा काफ़ी अलग है। इस मुद्दे को लेकर हम अलग से एक डिबेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं हर्ष गर्ग को और पूजा चौधरी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पर्दे के पीछे रखकर आज ये पूरा यूनिट को आपने संभाला है, और जो हमारे मेहमान थे उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और अगर आपको H15 न्यूज़ की तरफ से अगर आपको भी कोई न्यूज़ भेजना है, अगर आपको भी कोई खबर चलाना है, तो कमेंट में बेझिझक होकर बिंदास बेधड़क होकर बता सकते हो। जैसे कि आपका होस्ट बेधड़क होकर बिंदास आज यहाँ पे बात किया, चर्चा में पूरा शामिल हुआ, तो आप भी चर्चा में शामिल हो सकते हो। आपको भी ये मौका देंगे H15 न्यूज़ की टीम। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हाँ, बेल आइकन की घंटी को भी दबाना ना भूलिएगा। नमस्कार।